हेलो। इस वीडियो में हम ऑक्सीजन फैमिली यानी कि ग्रुप 16 पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम होता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, एटॉमिक मास 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32। सेलेनियम का 34, एटॉमिक नंबर 79, एटॉमिक मास होता है। टेलोनियम का 52, एटॉमिक नंबर 127.6, एटॉमिक मास 84, एटॉमिक नंबर और 3 और इसका 209 एटॉमिक मास होता है। कहता है कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम चार्कोजेंस कहते हैं, जो एक ग्रीक वर्ड है। यह जो ग्रीक वर्ड है वह ब्रास के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ब्रास के लिए। तो कहता है कि अगर ब्रास के लिए ग्रीक वर्ड चार्कोजेन है तो फिर उसका ग्रुप 16 से क्या रिलेशन है? तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम चार्कोजेंस क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है। तो कहानी ये है कि ब्रास में कॉपर होता है, ढंग से समझेंगे लोग। ब्रास में कॉपर होता है और कॉपर में मोस्टली प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और सल्फर, यानी कि कॉपर के जो ओर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन और सल्फर निश्चित रूप से होता है। और ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है, इसलिए ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम चार्कोजेंस कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। कहता है कि अगर इनका हम ऑकरेंस देखें, प्रेजेंसेस देखें, तो ऑक्सीजन जो होता है वह 46.6% बाई मास मिलता है अर्थ पे, याद रखा जाएगा। 46.6% बाई मास, यानी कि मास के अकॉर्डिंग 46.6% है। और बाई वॉल्यूम हम बात करें तो 20.946% होता है बाई वॉल्यूम ड्राई एयर में। इसी के लिए हम 21% कह देते हैं। कितना कह देते हैं? 21% कह देते हैं, क्योंकि 20.946 है तो इसको हम राउंड फिगर में 21 कह सकते हैं। कहता है कि सल्फर जो मिलता है वह 0.03 से 0.1% तक मिलता है। और सल्फर जो मिलता है वह कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। जैसे कि जिम्पस में या मिलेगा, इम्पस में होगा, ब्राइट में होगा, ग्लेना में होगा, जिंक ब्लेंड में होगा, कॉपर अपराइट्स में भी होगा। और जो वोल्केनो जो निकलता है, ज्वालामुखी में H2S होता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वहाँ पर भी सल्फर है, तो कह सकते हैं कि वोल्केनो में भी सल्फर निकलता है। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें सल्फर होता है। जैसे कि एग में होता है, प्रोटीन में गार्लिक, लहसुन, ओनियन मतलब प्याज, मस्टर्ड यानी कि सरसों का जो तेल है, बाल में होता है, ऊन में होता है। एक चीज़ यहाँ पर हम आपको मेंशन कर दें कि सल्फर में एक स्मेल होता है खास करके, और इसीलिए सल्फर को संस्कृत में गंधक कहा गया है। गंधक क्योंकि उसमें एक पार्टिकुलर स्मेल होता है, खास स्मेल होता है। और चीज़ों को हम जलाते हैं, अगर उसमें से गंदा स्मेल है तो वह कहीं ना कहीं सल्फर के प्रेजेंस को कंफर्म करता है। उसके बाद सेलेनियम और टेलुरियम जो होता है वह सेलेनाइड्स और टेलोनाइड्स के फॉर्म में सल्फर में या और सारे वर्ड्स में प्रेजेंट होता है। पोलोनियम जो है वह एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो थोरियम और यूरेनियम के डिके से, यानी कि थोरियम और यूरेनियम का जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो यहाँ से डिके से पोलोनियम मिलता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस पे। तो एटॉमिक रेडियस को आप लोग समझेंगे तो ऑक्सीजन का जो कोवालेंट रेडियस हम लोग लेते हैं और आयनिक रेडियस है, तो इसके कोवालेंट रेडियस का वैल्यू होता है 66, सल्फर का 104, सेलेनियम का 117, इसका 137, इसका 146 जो होता है। यहाँ पे डाटा लिख दिए हैं। तब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आप देख रहे हो
कि एटॉमिक रेडियस से आयनिक रेडियस का वैल्यू ज़्यादा है। तो सिंपल से इसको यहाँ पे हम समझते हैं कि ऑक्सीजन होगा तो एटॉमिक रेडियस से होगा, और ऑक्सीजन आयन जो होंगे तो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन आयन होगा। क्लियर। और एक चीज़ आप लोग जानते हो कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स आने से, आप ध्यान आप लोग देंगे कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स आने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्सन बढ़ेगा तो एटम का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि पहले से एटम का साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आने से आउटर सेल में रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ने से एटम का साइज क्या होता है, बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के आने से एटम का साइज इंक्रीज होता है, जिसके कारण आयनिक रेडियस का वैल्यू इंक्रीज होता है। क्लियर। अब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन से अगर सल्फर के अगर एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो 38 पिकोमीटर से बढ़ता है। क्लियर। और सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन इतना डिफरेंसेस नहीं है। एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल यानी कि आउटर सेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन्स की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्लियर। तो लेकिन बात यह है कि ऑक्सीजन और सल्फर में जो डिफरेंसेज है वो इतना अधिक क्यों है। तो इसको हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होगा, 2d तो होता नहीं है। लेकिन सल्फर का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम नियोन लिख देते हैं तो 3s2 3p4 और 3d0 लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड सेल आ गया तो थर्ड सेल में जितने सारे सबसेल होंगे वे तो आएंगे, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहे अथवा ना रहे। तो कहता है कि सल्फर में डी सबसेल आ जाने से, और एक बात आपको पता है कि डी सबसेल का ही है, या फिर इसको हम डी ऑर्बिटल्स कहेंगे, यानी कह दे कि सल्फर में डी ऑर्बिटल्स के आ जाने से उसका जो साइज जो होता है वह सडनली बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन सल्फर इट्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन मोर मैग्नीट्यूड फ्रॉम ऑक्सीजन। लिख सकते हैं कि ड्यू टू presence of d orbitals in sulfur its atomic radius increase in more magnitude in respect of atomic radius of oxygen। क्लियर। एक बात। दूसरी चीज आप देखेंगे कि सल्फर से और सेलेनियम के बीच में एटॉमिक रेडियस ओनली 13 पिकोमीटर बढ़ा, ओनली 13 पिकोमीटर बढ़ा। इसके पीछे ही रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है, इस बात को देखेंगे तो कहता है कि सेलेनियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सेलेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 34 एटॉमिक नंबर है, तो 3d10 कर दें तो 30 हो गया,
4s2 और 4p4, यहाँ तक 30 अब 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप देखते हैं कि 3d ऑर्बिटल्स का, यानी कि 3d ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वह वीक होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है, कमज़ोर होता है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कमज़ोर होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज जो होगा वो साइज डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि नंबर ऑफ सेल भी तो बढ़ रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, कंसंट्रेशन आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देंगे कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होगा वो साइज को घटाना चाहेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल जो होगा वो साइज को बढ़ाना चाहेगा। यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ये चाहेगा कि साइज को डिक्रीज कर दें, और जो नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल, ये क्या करेगा कि साइज को बढ़ाना चाहेगा। अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस हैं जो दोनों लग रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि रिजल्ट जो होगा हमेशा रिजल्टेंट पे जाएगा। यानी कि एज ए होल एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा। यानी कि एज ए होल हम कह सकते हैं कि 3D के स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वीक होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेंट कर जाता है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ता तो है लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम सेलेनियम से टोल्यूरियम के बीच में जाएं तो कहता है कि एटॉमिक रेडियस 20 पिकोमीटर से बढ़ता है। क्लियर। तो सेलेनियम में आप देख रहे हैं कि 3D में इलेक्ट्रॉन है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका जो होगा वो 4D में होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 4D 5s2 और 5p6, इसका इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका तो आप लोग देख चुके हो। तो कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें 3D आ रहा है, इसमें 4D। तो 4D का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है। 4D का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। किसके तुलना में? 3D के तुलना में। यानी कि 4D का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो 3D के तुलना में स्ट्रॉन्ग होता है, और 3D के तुलना में स्क्रीनिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होने के कारण न्यूक्लियर के फोर्स को ज़्यादा स्क्रीन करेगा, जिससे क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। क्लियर, कुछ ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद हम बात करते हैं टेलिनियम से पोलोनियम का। तो ये कितना बढ़ रहा है? तो सिर्फ 9 पिकोमीटर बढ़ रहा है। तो होगा क्या कि पोलोनियम का अगर हम बात करते हैं तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 है, जिसमें क्या होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4f में चले जाते हैं, 4f। अब f ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका बहुत कम होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेंट कर जाएगा, और यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट कर जाता है। इसके लिए यहाँ पे एक टर्म हम यूज करते हैं, लेंथेनॉइड्स कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन यानी कि 4f वाले, ये भी आप लोग जानते हैं कि 4f वाले एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोल्यूरियम और पोलोनियम के बीच में लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं, और लेंथेनॉइड्स के आ जाने से लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है, और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है,
लेकिन बहुत कम मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करता है। क्लियर। और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है? तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन को इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं कि 4F का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कमज़ोर होता है और कमज़ोर होने के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डोमिनेट करने से 4F1 से लेकर अगर 4F14 तक अगर हम बात करें, 4F14 तक अगर हम एलिमेंट्स में जाएं तो यहाँ पे साइज लगातार डिक्रीज करता है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, और यही जो साइज जो डिक्रीज करता है इसको हम लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो एज ए होल आप कह सकते हैं कि टोल्यूडियम और पोलोनियम के बीच में लेंथेनॉइड्स आ जाता है, और लेंथेनॉइड्स आने के कारण लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता है, और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण इसका जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है, लेकिन बहुत कम मैग्नीट्यूड में बढ़ता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी के डिफिनीशन आप लोग जानते होंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम नोन एज द आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो जैसे कि यह एक एटम है या एटम है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या करते हैं कि हीट देते हैं, हीट देने के बाद इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी हीट को जो हम कहते हैं वह आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। क्लियर। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज होता है। वैल्यू आप लोग देख रहे हो कि डिक्रीजिंग वैल्यू है। डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो न्यूक्लियर एट्रैक्शन जो होगा वह डिक्रीज करता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएंगे। यानी कि एज ए होल हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होने के कारण रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट होता है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या कहता है? तो कहता है कि अगर कोई आइसोलेटेड एटम है, इसको अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दें तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर निगेटिव चार्ज होता है और एक हीट रिलीज करता है। इसी हीट को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, एज ए जनरल रूल है कि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज होता है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से ज़्यादा निगेटिव वैल्यू सल्फर का है। पहले एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि सबके पहले हमने निगेटिव साइन दिया है, तो इस निगेटिव साइन का एक ही मीनिंग होता है। वह मीनिंग ये होता है कि ये हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एटम से हीट बाहर जा रहा है, एटम से हीट बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन है। क्लियर। तो -141 है ऑक्सीजन के केस में, और सल्फर के केस में -200 है, यानी कि सल्फर हीट ज़्यादा रिलीज करेगा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। यानी कि ऑक्सीजन के एटम अगर इलेक्ट्रॉन लेगा और सल्फर का एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो सल्फर का एटम ऑक्सीजन के एटम के तुलना में ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। यही इसका मीनिंग हुआ। क्लियर। तो एज ए जनरल रूल हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है। लेकिन सल्फर के केस में हम लोग देख रहे हैं कि सल्फर ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन। तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो 2,6 होता है, सल्फर में देखिएगा
तो 286 होता है, यानी कि सल्फर में 3 सेल होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में 2 और सेकंड में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे चूंकि साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगा। तो अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको यह एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अपने निगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है, और यह क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए ज़्यादा हीट रिलीज करता है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण ज़्यादा हीट रिलीज नहीं कर पाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑक्सीजन इट कैन नॉट एक्सेप्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, दैट्स व्हाई it not release more amount of heat, but sulfur can accept isolated electron due to its large size and less electronic repulsion in its outer shell. Hence it release proper amount of heat. On the basis of this we can say that electron gain enthalpy of sulfur is more than oxygen. I hope समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप लोग जानते हो कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। एज ए जनरल रूल हम लोग यही जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज की बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि स्लाइटली इंक्रीज कर गया ना जी, 0.4 से इंक्रीज कर गया। तो 0.4 से इंक्रीज कर गया तो कहता है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी जो है ना वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। और यहाँ पे 4f वाले भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जिसके कारण स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कहता है कि ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल्स होता है। ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल्स होता है। सेलेनियम और टेलोनियम जो होता है वो मेटलॉइड्स होता है, और जो पोलोनियम है वह रेडियो एक्टिव मेटल्स है। इसका हाफ लाइफ 13.8 डेज का होता है। याद रखिएगा कि पोलोनियम का 13 दिन पे हो जाता है 13 दिन पर हो जाता है, यानी कि ये डिकम्पोज कर जाएगा। क्लियर। कहता है कि यानी कि इसका टोटल कंसंट्रेशन जो होता है वो 13.8 डेज पे टोटल कंसंट्रेशन इसका हाफ हो जाएगा। कहता है कि इसमें सभी एलिमेंट्स एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि सबके एलोट्रॉप्स होते हैं। कहते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एमपीबीपी इंक्रीज करेगा। हम इसको कह सकते इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने से एमपीबीपी इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे डिपेंड कर सकते हैं कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप मोलर मास इंक्रीज that's why van der Waals force of attraction increase, hence MP and BP are इंक्रीज। आप ऐसे कह सकते हो कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने से van der Waals टॉप टू बॉटम मूव, अगर ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव किया जाए तो एटॉमिक मास या मोलर मास इंक्रीज करेगा, और मोलर मास इंक्रीज करने से आप जानते हो कि van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से एमपीबीपी बढ़ेगा। क्लियर।
कहता है क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाई Mp एंड Bp ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन। कहते हैं कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में Mp Bp का जो डिफरेंसेस होता है वो लार्ज डिफर होता है, लार्ज डिफर होता है। तो लार्ज डिफर है यानी कि कोई ना कोई स्पेशल केस आएगा तो होगा। तो कहता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है और सल्फर जो होता है S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। इसका मोलर मास होगा 32 ग्राम पर मोल और सल्फर का कितना होगा तो 256 ग्राम पर मोल, यानी कि इसके तुलना में बहुत ज़्यादा है। और अभी आप लोग देखे हो कि मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो भान डर्स वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और भान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो Mp एंड Bp बढ़ेगा। क्लियर। तो अब लिख सकते हो कि ऑक्सीजन exist as O2 and sulfur exist as acid. Molar mass of acid is very more than O2. That's why it has more van der Waal force of attraction and its Mp and Bp are more. क्लियर। तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे फर्स्ट बात करेंगे लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो कहता है कि ग्रुप 16 का जो एलिमेंट्स है, ये लोग ग्रुप 16 का जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ शो करेगा तो -2 से +4, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो NH2 और NP6 होता है। तो NH2 NP6 होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर भी ऑक्टेट मेंटेन करेगा और 6 इलेक्ट्रॉन देगा भी, तो पीछे वाले एलिमेंट यानी कि इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन गेन करेगा। क्लियर। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट मेंटेन करेगा और 6 इलेक्ट्रॉन देकर अपने पीछे वाले इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन गेन करेगा। तो दोनों स्टेज में स्टेबिलिटी होगी, यानी कि -2 से +6 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ही बेसिस पे सिर्फ हम ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन नहीं करते हैं, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी वहाँ पे रोल करेगा। जैसे अब ऑक्सीजन कहता है कि -2, कहता है ऑक्सीजन +6 में कभी जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा ऑक्सीजन +6 में क्योंकि साइज़ क्या है, छोटा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। तो ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन का कोई शेयरिंग करे और उसमें भी ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले, फ्लोरीन भी नहीं कर सकता है। और जब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, और जब फ्लोरीन नहीं कर सकता है तो फिर और किसी एलिमेंट्स का करने का कोई बात ही नहीं है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो +6 में कभी नहीं जाए। ऑक्सीजन -2 में है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका H2O -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का। -1 में देखोगे तो H2O2 होगा, +1 में O2F2 होगा। O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। और एक ही कंपाउंड है OF2 जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है।
उसके बाद इसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ेगा। सल्फर जो होता है वो -2 से +6 तक जाता है, लेकिन सल्फर का साइज कुछ ज़्यादा हो गया है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई, तो मोस्टली या कंपाउंड बनाना चाहता है या +2 में +4 में और +6 में। सेलेनियम जो है -2 से +6 तक जाएगा, लेकिन मोस्टली कंपाउंड सेलेनियम का और टेलोरियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कहते हैं कि फिर तो या +6 में कहाँ नहीं होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोग जानते हो कि किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट वाले किसी भी ग्रुप के जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 से डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट जो नहीं जानते हैं वो फर्स्ट वीडियो को देखेंगे या प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में से जो पार्ट 1 है वीडियो उसको देखेंगे, उसमें हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझा दिया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझा दिया है, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने से क्या होगा, ये होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वह +2 से डिक्रीज करेगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनोमोलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन। तो एक चीज़ आप लोग समझ चुके हो कि किसी भी ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका एनोमोलस बिहेवियर है, यानी कि एनोमोलस बिहेवियर है यानी कि उसका जो बिहेवियर है अपने ग्रुप के अन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में कुछ अलग बिहेवियर है। इसलिए अलग बिहेवियर है क्योंकि उसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो अधिक होती है। तो कह सकते हैं कि ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स ऑफ एनोमोलस बिहेवियर। तो क्वेश्चन एक हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट्स है जो किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट्स है वो एनोमोलस बिहेवियर क्यों शो करता है, तो उसके लिए आप यह रीज़न दे सकते हो। लेकिन सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि एनोमोलस बिहेवियर क्या हो सकता है, तो इसको एक एक करके क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि यही है कि ऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज सॉलिड। तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि ऑक्सीजन का 32 एटॉमिक मास है, 32 ग्राम पर मोल, क्योंकि ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है और सल्फर 8 में एग्जिस्ट करता है तो 256 ग्राम पर मोल है। तभी हम लोग देखते हैं कि इसमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो कहीं ना कहीं कंपैक्टनेस ज़्यादा होगा और जिसके कारण यह सॉलिड हो जाएगा या गैस हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 बट सल्फर एग्जिस्ट एज AZY। तो कहता है कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो ऑक्सीजन के साइज छोटा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे p ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होता है ऐसे भी हो जाता है और ऐसे भी हो जाता है, यानी कहता है कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म p-p बॉन्ड, p-p बॉन्ड। अब p-p बॉन्ड बनता है, इसका मतलब है कि इसमें लेटरल ओवरलैपिंग हो जाता है, लेटरल ओवरलैपिंग हो जाता है इसमें ऑक्सीजन में, यानी कि आपस में ओवरलैपिंग हो जाता है, लेटरल ओवरलैपिंग हो जाता है। और लेटरल ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन के बीच में एक से अधिक बॉन्ड बनता है। यह एक्सियल ओवरलैपिंग से अगर सिग्मा बना तो लेटरल ओवरलैपिंग से इसमें पाई बॉन्ड बन जाता है और इस टाइप से O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें, चलिए पेजिंग कर देते हैं, लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर का साइज़ क्या है, 12 साइज है। सल्फर का साइज़ क्या है, 12 है।
तो 12 साइज होने के कारण ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाता है, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग सल्फर में हो जाता है, लेकिन लेटरल ओवरलैपिंग का हम लोग बात करें तो नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता है यानी कि सल्फर सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड होगा वो नहीं बनेगा, सल्फर सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, और डबल बॉन्ड जब बनेगा ही नहीं तो फिर H2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो H2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए सल्फर क्या करता है कि एसेट बनाता है, और एसेट में आप लोग जानोगे कि सभी सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है भाई? सब सिग्मा बॉन्ड होता है। ऐसे एस एस फिर एस फिर एस फिर एस एस कई 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 या एस इस टाइप से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से सेट होता है, सब इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऑक्सीजन की हम बात करें तो सिर्फ OF2 बनाता है, लेकिन सल्फर की बात करें तो SF2 भी बनाएगा, SF4 भी बनाएगा, SF6 भी बनाएगा। तो ये तो चीज़ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के ही ज़माना से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सल्फर में इम्पिटी डी ऑर्बिटल्स है, सल्फर में क्या है? इम्पिटी डी ऑर्बिटल्स है, और जब ये इम्पिटी डी ऑर्बिटल्स को जब यूज करेगा तो SF4 भी बना लेगा, SF6 भी बना लेगा, SF4 भी बना लेगा, SF6 भी बना लेगा। क्लियर? दूसरा चीज़ है, तो एक क्वेश्चन है, बहुत मार्वेलस क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। कहता है कि H2O जो होता है वह लिक्विड होता है, बट H2S जो होता है वह गैस होता है। यह क्यों? ये भी एक एनोमलस बिहेवियर है। तो कहता है कि ड्यू टू स्मॉल साइज एंड मोर electronegativity of oxygen, it form intermolecular hydrogen bond in H2O, but sulfur cannot form hydrogen bond in H2S due to large size of sulfur and less electronegativity। कहते हैं कि सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, इसलिए H2S में H2S से और H2S के बीच में की हम बात करें तो कहते हैं कि यहाँ पे खूब होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन H2O की बात करें तो कहता है कि H2O और H2O मॉलिक्यूल के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और इस हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? अब जिसके कारण क्या होगा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, डेट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है कि H2O जो होता है वो लिक्विड होता है। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे। तो इसके साथ ही, इस टॉपिक के साथ ही यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स वगैरह की चर्चा या और सारी चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक्स।